Hello and welcome to GMAT by Physics Wala. And you know that we keep on practicing a lot of things here on this channel across various academic categories. And this video is the next one in that series जहां आप और मैं मिलकर के बैठते हैं और काम करते हैं किस पे? क्रिटिकल रीजनिंग पे. तो वर्बल रीजनिंग में जो CR वाला कंपोनेंट है, दिस पर्टिकुलर सेशन is designed to help you with that by focusing on a very frequently asked and at times a very confusing question for people, and that is identify the logical flaw. तो इस सेशन में आप और मैं मिलकर बैठेंगे और इस चीज पे, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे काम करेंगे. लेकिन डोंट थिंक ऑफ इट एज अ स्पेक्टेटर स्पॉट. यू आर गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चंस एंड देन यू विल जॉइन मी फॉर अ डिस्कशन. तो शुरू करें. हियर इज a basic discussion. So before we start, when I say identify the logical flaw, one very obvious thing that we need to have in our mind is, yeah, Acha, what exactly do we mean by a logical flaw? So if I were to break it down, I can say that a flaw refers to a shortcoming. है ना, कोई कमी होती है जब हम किसी चीज में, तो हम उसे बोलते हैं flaw. एंड इफ आई एड द एडजेक्टिव लॉजिकल टू इट, तो हम बोल रहे हैं कि यार जो शॉर्ट कमिंग है, जो कमी है, वो लॉजिक की कमी है. और इन अदर वर्ड्स, इफ आई कंबाइन दीज, देन आई टेल यू दैट अ लॉजिकल फ्लॉ इज शॉर्ट कमिंग ऑफ द रीजनिंग. अब रीजनिंग में शॉर्ट कमिंग आखिर क्या हो सकती है? इफ वी रीजन एंड अराइव एट अ कंक्लूजन इन एन आर्ग्यूमेंट, व्हाट इज इट दैट वी कैन लीव और इग्नोर दैट लीड्स टू अ फ्लॉ? तो देखो, एक आर्ग्यूमेंट में क्या होता है. सो वी नो दैट व्हेन इट कम्स टू एन आर्ग्यूमेंट, वी हैव अ कंक्लूजन, right? This conclusion is based on a premise or multiple premises. So you can have premise 1, you can have premise 2, so on and so forth. And on the basis of that, you arrive at a conclusion. But then that's a simplistic view. The truth is that if I zero in on this particular part, तो यहां पे हम कई बार एक और एडिशनल चीज ऐड कर देते हैं जिसे हम बोलते हैं assumptions, राइट? सो आर्ग्यूमेंट में आपको पता है कि कंक्लूजन होगा ही होगा, प्रेमिसेस होंगे, उसके साथ assumptions होंगे, राइट? हाँ, कई बार ये जरूर होता है कि बोलते समय हम इनमें से काफी सारी चीजें अनसेट छोड़ सकते हैं, बट देन जब भी आप प्रेमिस अनसेट छोड़ देते हो तो आप उसे अजम्पशन बोलते हैं. सो व्हेन वी से शॉर्टकमिंग ऑफ द रीजनिंग, हम इसेंशियली ये बोल रहे हैं कि इस आर्ग्यूमेंट में जो रीजनिंग है उसमें कमी है. और रीजनिंग में कमी का बेसिकली मतलब कोई ऐसी चीज अज्यूम कर ली गई है विच इज क्वेश्चनेबल और विच इज इनकरेक्ट और विच opens a window of a mistake, opens a window for making an error or committing an error. राइट? तो जब भी हमें लॉजिकल फ्लॉ पूछा जाता है, तो एक तरह से आप ये माने कि ये आपका आइडेंटिफाई द अजम्पशन और वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट से सिमिलर स्किल सेट वाला सवाल है, जिसमें आप अजम्पशन पे फोकस करते हैं, राइट? तो चलिए आइए शुरू करें. हियर इज योर फर्स्ट क्वेश्चन. बिफोर यू स्टार्ट द क्वेश्चन, हर एक क्रिटिकल रीजनिंग आर्ग्यूमेंट में हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होती है, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ. फिर हमारे पास होता है एक क्वेश्चन स्टेम, एंड आफ्टर दोस क्वेश्चन स्टेम, आफ्टर द क्वेश्चन स्टेम, वी हैव ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस, राइट? So the first thing that we go ahead and read in every critical reasoning question is the question stem. Question stem जब आप करते हैं तो उसके बाद the second thing that you go ahead and look at is your paragraph. और जब आप paragraph देख लेते हैं तो उसके बाद में the third thing that you look at are the options. हाँ, सो उसके बाद ऑब्वियसली आपकी सारी थॉट प्रोसेस जो है, इट इज गाइडेड बाय द क्वेश्चन स्टेम. तो अब आई लीव यू विद दिस क्वेश्चन. पॉज द वीडियो राइट हियर, आंसर इट, एंड देन कम बैक एंड वील टॉक अबाउट इट. गो ऑन, शूट. All right, so I hope you have managed to go through the question, and that is why you have pressed play again. So let's start.
with the question stem. The patient's argument is flawed because it fails to consider that. So जब भी ये question stem देखे, देखो flaw आ ही गया, ऐसे because it fails to consider that, तो इसके बाद में ना एक variation आएगी कि it fails to consider that कि जो आपने assumption ली है वो जरूरी नहीं है सही हो. That what you've assumed may not necessarily be right. और इसमें भी there is one specific argument that we are asked to zero in on, and that argument is the patience argument. तो चलिए देखना शुरू करें. तो सबसे पहले we have something that is stated by a physician, a doctor, as we normally call it here in India. The hormone melatonin has shown promise as a medication for sleep disorders. तो एक हमें इंफॉर्मेशन दी गई कि यार एक हार्मोन है, इसको इसकी सिंथेसाइज्ड फॉर्म को, सो देयर इज अ फॉर्म विच इज नेचुरली अकरिंग दैट यू गेट फ्रॉम द नेचर, द वर्ल्ड अराउंड यू. You just maybe isolate it and nothing else. But when you say synthesized form, तो आपने लैब में जाके उसे क्रिएट किया, लैब में जाके उसे बनाया. So the hormone melatonin has shown promise as a medication for sleep disorders when taken in synthesized form. तो हमको स्लीप और डिसऑर्डर्स, किसी को नींद नहीं आती हो, इंसोम्निया हो, नींद टूटती रहती हो, व्हाटएवर, कोई स्लीप डिसऑर्डर है उसको, उसे जब सिंथेसाइज्ड फॉर्म दिया गया मेलेटोनिन का, तो उससे ऐसा लग रहा है कि इंप्रूवमेंट आ रही है. सो हैज शोन प्रॉमिस, एस्टैब्लिश्ड फैक्ट की तरह नहीं दिया. अब because the long-term side effects of synthetic melatonin are unknown, however, I cannot recommend its use at this time. तो यहां पे डॉक्टर ने जो भी बोला उसमें एक कंक्लूजन है. वो पेशेंट को बोल रहा है कि भाई I cannot recommend synthesized melatonin to you as of now. Why? उसके पीछे रीजन क्या है? क्या long-term side effects of synthetic melatonin are unknown. तो ये इसकी premise. Let's go ahead highlight that too. और मेलेटोनिन क्या है वो इंफॉर्मेशन हमारे पास ऊपर है. नाउ व्हाट डज द पेशेंट गो ऑन टू से? योर पोजीशन इज इनकंसिस्टेंट विद योर यूजुअल प्रैक्टिस. सो पेशेंट डज नॉट अग्री. और डॉक्टर की पोजीशन क्या है? आई कैन नॉट रेकमेंड इट्स यूज एज दिस टाइम. दैट्स योर पोजीशन. सो यार दिस इज इनकंसिस्टेंट विद योर यूजुअल प्रैक्टिस. क्यों? यू प्रिस्क्राइब मेनी मेडिकेशंस दैट यू नो have serious side effects. So concern about side effects cannot be the real reason you will not prescribe melatonin. So यहां पे पेशेंट जो है इस डॉक्टर के रीजन को कर रहा है क्वेश्चन. वो बोल रहा है यार तुमने मुझे पहले भी दवाइयां दी जिनके साइड इफेक्ट्स थे, वो भी मतलब आई नो दैट यू हैव प्रिस्क्राइब्ड सच मेडिसिन. मुझे दी नहीं थी बट यू हैव प्रिस्क्राइब्ड देम इवन व्हेन दे हैव सीरियस साइड इफेक्ट्स. तो तुम इसको साइड इफेक्ट का बहाना बना करके क्यों प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हो? तो ये बेसिकली पेशेंट अज्यूम कर रहा है कि मेलेटोनिन के भी जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो मोर और लेस इसी तरह के सीरियस होंगे. एंड दैट एंड ज्यादा से ज्यादा क्या सीरियस साइड इफेक्ट है फिर भी प्रिस्क्राइब नहीं कर रहे हो, तो मतलब ये ट्रू रीजन नहीं है. अब यहां पर ऑप्शंस की तरफ बढ़े. So let us see. A, the side effects of synthetic melatonin might be different from those of naturally produced melatonin. देखो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट में जो एनालॉजी है, इट इज द साइड इफेक्ट्स ऑफ melatonin versus साइड इफेक्ट्स ऑफ the other drugs that he prescribes. It is not a comparison between synthetic melatonin versus naturally produced melatonin. तो ये हमें इस आर्ग्यूमेंट के स्कोप से एज अ रिजल्ट बाहर ले जाएगा. We can go on to remove it. B, it is possible that the physician does not believe that melatonin has been conclusively shown to be effective. देखो यहां पे पेशेंट क्वेश्चन ये नहीं कर रहा कि इफेक्टिव है कि नहीं, या तुम इफेक्टिव नहीं मानते इसलिए नहीं दे रहे हो. द क्वेश्चन इज दैट यू आर नॉट गिविंग इट टू मी, बट द रियल रीजन इज नॉट साइड इफेक्ट्स, इट्स समथिंग else. So is the effectiveness जो है, the effectiveness is not in question, क्योंकि डॉक्टर ने ऑलरेडी बोला कि यार it has shown promise, कि यार इससे देख के लग तो रहा है कि कुछ फायदा मिलना चाहिए. तो वो इफेक्टिव भी यहां पे नहीं है. C, sleep disorders if left untreated might lead to serious medical complications, irrelevant to the argument that the patient has given. D, the side effects of a medication can take some time to manifest themselves. Okay, but patient के argument में ये है क्या that they may take some time?
पेशेंट तो बोल रहा है होंगे, मान लेते हैं साइड इफेक्ट हो, तुमने पास्ट में साइड इफेक्ट वाली मेडिकेशंस दी तो हैं, तो ये क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, एंड देन डी, the patient's argument fails to consider that known risks can be weighed against known benefits but unknown risks cannot. तो अब देखो, डॉक्टर जब साइड इफेक्ट के बावजूद कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो क्यों करता है? क्योंकि उसे पता है कि ये मेडिसिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगी, राइट? तो अब लेटस से मुझे बीमारी की वजह से एक सर्टेन लेवल ऑफ डिस्कंफर्ट है, एक सर्टेन लेवल ऑफ रिस्क या डेंजर है। मेडिसिन से भी कोई रिस्क या डेंजर आ सकता है जब साइड इफेक्ट हो तो, बट व्हेन द साइड इफेक्ट्स आर स्मॉल एंड द बेनिफिट्स आर लार्ज, या फिर द सिचुएशन इज सच वेयर वी आर विलिंग टू टेक दैट रिस्क बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल बेनिफिट्स, तो हम वो दवाइयां दे देते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे वही कंपैरिजन है ना, फायदा कितना होगा, नुकसान कितना होगा, फायदा ज्यादा होगा तो ले लेते हैं। बट जब ये यहां पे प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा अननोन बोल करके, तो ये बेसिकली क्या बोल रहा है कि यार मैं तो कंपेयर कर ही नहीं पा रहा हूं, हाउ डू आई रियली टेल यू? मतलब सोचो, अगर सीरियस साइड इफेक्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड फॉर्म ऑफ मेलाटोनिन इज के तुमने अगर इसे लेना शुरू किया तो 6 महीने के बाद में तुमको एक सीरियस कंडीशन हो जाएगी या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो जाएंगे जिससे तुम मर जाओगे। अगर ये साइड इफेक्ट हुआ तो इमेजिन इट इज पॉइजनस व्हेन इंजेस्टेड फॉर लेट अस से 6 मंथ्स। तो 6 महीने नींद तो देगा, मगर फिर 6 महीने के बाद 7वें महीने एक दिन तुम उस नींद से उठोगे ही नहीं। इज इट वर्थ इट नाउ? तो जब वो पता ही नहीं है साइड इफेक्ट, तो कंपेयर करें कैसे? तो पेशेंट ये मान के चल रहा है कि साइड इफेक्ट पता है, बट तुमको अगर ज्यादा ज्यादा होंगे भी तो दे दो, बट द ट्रूथ इज दैट द क्वांटम, द इंपैक्ट ऑफ दो साइड इफेक्ट्स एंड देयर पोटेंशियल बेनिफिट्स वो कंपेयर नहीं हो पाएंगे डॉक्टर से। तो पेशेंट इस चीज को कंसिडर नहीं कर रहा है जब वो ये बात बोलता है। तो जब वो बोलता है साइड इफेक्ट होंगे भी तो क्या कर दो, मगर बिना साइड इफेक्ट्स जाने आप प्रिस्क्राइब करें कैसे कि कितने हैं? सो दिस डेफिनेटली टॉक्स अबाउट the flaw in patient's argument. If we use it can very effectively rebut patient's argument. तो इसलिए हमारा यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन E. Let's move on to the next question. So hit pause, solve this, and then come back, join me for a discussion. Ready? आइए चलिए साथ में काम करें। It is often said, so once again क्वेश्चन स्टेम आपने देख लिया, ऑफ द फॉलोइंग द बेस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ द आर्ग्यूमेंट अबव इज दैट इट ओवरलुक्स द पॉसिबिलिटी दैट। तो आप क्रिटिसिज्म देखेंगे तो आप ऑब्वियसली समझ ही गए हैं कि हमें इसकी कमियां बतानी है। सो इट इज ऑफन सेड दैट हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन टेंड टू डिमिनिश पीपल्स इंसेंटिव टू सेव एंड इन्वेस्ट। सो इन्फ्लेशन क्या होता है? द रेट एट विच प्राइसेस ऑफ वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज। तो अगर इन्फ्लेशन का रेट हाई है तो चीजों के प्राइसेस रिलेटिवली रैपिडली बढ़ रहे हैं, और जब ऐसा होता है तो इट रिड्यूसेस पीपल्स इंसेंटिव टू सेव एंड इन्वेस्ट। क्यों भाई? मैंने आज अगर किसी चीज को, पैसे को बैंक में डाला, तो वो पैसे को इवेंचुअली किस काम में लेना है? मुझे कोई ना कोई चीज इवेंचुअली तो खरीदनी है। बट इन्फ्लेशन क्या करती है? इट इरोड्स द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द मनी दैट यू हैव। ये आपकी बाइंग कैपेसिटी कम कर देती है। तो अगर मैं इन्वेस्ट करता हूं तो कुछ रिटर्न्स मिलेंगे फ्यूचर में, लेकिन फ्यूचर में अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो वो रिटर्न्स के बावजूद हो सकता है कि मेरे पैसे की वैल्यू फ्यूचर में कम हो चुकी हो। तो फिर मुझे लगेगा कि यार बजाय इसके कि मैं सेव करूं, आज ही जो खरीदना है खरीद लेता हूं ना। आज मुझे पता है ये घर 50 लाख में मिल रहा है, 2 साल के लिए अगर 50 लाख इन्वेस्ट कर भी दूंगा तो शायद 60 लाख मिल जाएंगे मुझे, लेकिन तब तक अगर घर 80 लाख का हो गया तो मुझे खरीदना तो घर ही था ना, तो आई विल स्टिल नॉट बी एबल टू बाई इट देन। तो क्यों ना फिर आज घर ही खरीद लिया जाए। इस तरह की टेंडेंसी होती है। अब ये ऑथर बोल रहा है कि दिस व्यू मस्ट बी इनकरेक्ट हाउएवर। क्यों? सो ऑथर ये बोल रहा है कि नहीं, हाई रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन डज नॉट डिमिनिश पीपल्स इंसेंटिव टू सेव एंड इन्वेस्ट। दैट्स द कंक्लूजन। क्यों? Because people generally saved and invested more of their income in the 1970s when inflation rates were high than they did in the 1980s when inflation rates were low. So essentially investments in 1970 were higher
than the investments that people made in 1980s, राइट और इसके साथ हमें क्या पता है 1970s में इन्फ्लेशन ज्यादा थी एज कंपेयर टू 1980। तो अगर ये प्रिंसिपल सही होता तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो कंपैरिजन 1970s का 1980s के साथ, जहां भी कंपैरिजन होगा, जहां भी एनालॉजी आएगी, एक अजम्पशन तो हमेशा रहेगी कि ये दोनों चीजें जो हम कंपेयर कर रहे हैं दे आर सिमिलर। सो इन दिस केस 70s and 80s were similar in all other respects except for the one that we are talking about. नंबर टू, आप यहां पे एक और assumption ले रहे हैं कि inflation is the only factor that determines people's tendency or probability or proclivity to save। इसीलिए आपने सिर्फ इन्फ्लेशन चेंज किया और बोला कि देखो ये बिहेवियर ऐसा हो रहा है तो ये रूल ठीक नहीं है। तो ये अगर दोनों के दोनों अजम्पशंस में से कोई भी अगर हम हाईलाइट करें, अगर हम बोले कि यार 70s एंड 80s में कुछ फंडामेंटल इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे तो आप उनको कंपेयर नहीं कर सकते, दैट कैन क्रिटिसाइज इट। या फिर अगर हम बताएं कि यार इन्फ्लेशन इज नॉट द ओनली फैक्टर, तो भी ऑफ कोर्स इट कैन एंड द आर्ग्यूमेंट कैन फॉल अपार्ट। तो ऑप्शंस में देखते हैं, ए, all people do not respond in the same way to a given economic stimulus। economic stimulus is external economic input। हम बोल रहे हैं सब लोग सेम तरीके से नहीं करते, बट ये सेम तरीके की बात ही नहीं हो रही, हम जनरल टेंडेंसीज की बात कर रहे हैं, एवरेज एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं कि एज अ होल किस तरफ जाते हैं, राइट। जैसे अब अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो इंश्योरेंस के पीछे हमारा जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो क्या है? विल आई मीट विद एन एक्सीडेंट द नेक्स्ट ईयर, in the next 1 year? I don't know। हाँ, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ अस टेंड टू बिलीव कि मेरा एक्सीडेंट थोड़ी होगा, मैं तो बहुत सेफ ड्राइवर हूं। लेकिन ऑन एन एवरेज हमें पता है कि हाँ कुछ 2% लोगों के एक्सीडेंट्स हो ही जाते हैं टाइम्स। हाँ, तो उसी तरह से सो यानी से ऑल पीपल डू नॉट मीट विद एन एक्सीडेंट, कैन दैट बी यूज्ड एज अ रिबटल टू इंश्योरेंस? नहीं लेना चाहिए, इट डज नॉट डिस्प्रूव दैट, राइट। तो उसी तरीके से इस में किसी अजम्पशन पे काम नहीं कर रहा। बी, certain factors operating in the 1980s but not in the 1970s diminished people's incentive to save and invest। तो अब इसमें दो चीजें हो रही हैं, एक तो ये बता रहा है कि 70s और 80s सेम नहीं थे, कुछ दूसरे फैक्टर्स ऑपरेट कर रहे थे 1980s में जिनका आउटकम ये था, और दूसरा साथ साथ ये भी बता रहा है कि इन्फ्लेशन के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी होते हैं। मतलब दिस इज अ सिंगल आंसर दैट एक्चुअली गोज ऑन टू क्वेश्चन बोथ ऑफ आवर assumptions। so it's definitely good, रनिंग में रखते हैं इसे। सी, द पॉपुलेशन वॉज लार्जर इन द 1980s देन इट वॉज इन द 1970s। दिस प्रिंसिपल हैज गॉट नथिंग टू डू विद द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पीपल, इट इज अबाउट अ जनरल ट्रेंड, हटा दें। डी, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द व्यू साइटेड वुड स्टैंड टू गेन इफ इन्फ्लेशन रेट्स बिकम लोअर, इररेलेवेंट फॉर दिस आर्ग्यूमेंट। बोल रहे कि जो सपोर्टर्स हैं इस व्यू के यार इन्फ्लेशन डज नॉट इन्फ्लुएंस इट, वो लो इन्फ्लेशन से ना उनको फायदा होता है। तो ये प्रिंसिपल गलत या सही क्यों है, इस पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं है। ई, अ फैक्टर दैट अफेक्ट्स पीपल्स सेविंग्स बिहेवियर इन अ सर्टेन वे कुड अफेक्ट पीपल्स इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्वाइट डिफरेंटली। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। हम बोल रहे हैं एक फैक्टर जो लोगों के सेविंग बिहेवियर को एक खास तरह से चेंज करता हो, घटाता हो या बढ़ाता हो, कुड अफेक्ट पीपल्स इन्वेस्टमेंट बिहेवियर क्वाइट डिफरेंट वे। तो ये कंपेयर किसको कर रहा है? हमारी सेविंग्स को हमारे इन्वेस्टमेंट से। इनमें कोई डिफरेंस है क्या? सेविंग इज पैसा रखा हुआ है, आपने बचाया, खर्च नहीं किया। जितना पैसा आया उसमें से कुछ हिस्सा कम से कम आपने बचाया। और इन्वेस्ट, वो जो बचाया था उसको बाहर किसी ऐसी जगह लगाया जिससे रिटर्न्स आने शुरू हो। तो कोई एक फैक्टर है, लेट अस से इन्फ्लेशन, बोल रहे हैं यार वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट को सेम तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करता। बट देन यहां पे हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है कि ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता नहीं, कि को घटाता नहीं है। तो क्या ये रेलेवेंट होगा सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट्स में जाना? इसमें नहीं, तो ये भी हटा दीजिए। एंड दैट इज व्हाई द बेस्ट आंसर फॉर अस इज ऑप्शन बी। एंड विद दैट, time for us to move over to our next question. Here it is. Once again, hit pause, go through this question and then come back.
Alright, so I hope that you've managed to solve this question and that is why you are back now. तो चलिए, the argument is most vulnerable to the objection that it fails to consider something या identify something whatever. Right? तो चलिए argument देखते हैं. Rye sown in the fall and flowed into the soil in early spring leaves a residue that is highly effective at controlling broad-leaved weeds. तो भाई हम बात कर रहे हैं किसी एक प्लांट की. अगर आपने फॉल में, या जिसको हम ऑटम बोल देते हैं अपने यहाँ, पतझड़, उसमें बीजा और उसके बाद अर्ली स्प्रिंग पे आपने इसकी जो क्रॉप इन बीजों से निकली उसको जब जमीन तैयार कर रहे थे असली फसल के लिए, तो उसको उखाड़ के बाहर नहीं किया, वहीं पे रहने दिया, फ्लोड इनटू द सॉइल कर दिया, उसी के ऊपर हल चला दिया आपने बस, ताकि वो मिक्स हो जाए आपकी सॉइल में. तो इससे ये जो फसल है ये एक ऐसा सब्सटेंस पीछे छोड़ देती है जो एक खास तरह की खरपतवार, वीड्स विच आर अनडिजायरेबल प्लांट्स फॉर अ फार्मर, उनको, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करती है. ठीक, तो यहां पे एक तरीका बताया गया है जिससे आप अपने खेत में खास तरह के वीड्स को कम कर सकते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली फॉर ओनली अबाउट 45 डेज, यानी कि इसका यह असर 45 दिनों तक ही चलता है. राइट, आगे चले. नो मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप मैच्योर्स फ्रॉम सीड इन एज लिटिल एज 45 डेज. कि अगर आपने फसल उगाई तो कोई भी फसल ऐसी नहीं जो 45 दिनों में उग करके कटने के लिए तैयार हो जाए. हाँ, तो यानी कि 45 दिनों के बाद फिर आपका ये वीड जो है, ये राय वाला जो आपका मेथड था वो काम नहीं करेगा, आपके वीड्स फिर से ग्रो होने लग जाएंगे. सिंथेटिक herbicides on the other hand, although not any longer lasting, can be reapplied as the crop grows. तो बोल रहे अच्छा एक और सॉल्यूशन है, सिंथेटिक herbicides. काम ये भी 45 दिन तक ही करते हैं, लेकिन अनलाइक राई मेथड जिसमें अब वापस से बीज डाल के उगा करके कई महीनों के बाद प्लाव तो नहीं कर सकते ना आप, बट इनको आप एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते, फिर से अप्लाई कर सकते हैं 45 दिन के बाद, तो बीज नहीं उगेंगे. तो क्लियरली देयरफॉर फॉर मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स flowing rye into the soil can play no part in effective weed control. तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स के लिए राय वाला मेथड प्लेज नो पार्ट. इनफैक्ट एक काम करें, थोड़ा प्रॉपर, हाँ, नो पार्ट में आई विल वंस अगेन हाईलाइट कि यहां पे हमने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज किया, प्लेज नो पार्ट इन इफेक्टिव वीड कंट्रोल. अब ये किस बेसिस पे बोल रहे हैं हम? राय से 45 दिन तक ही काम चलता है, उसके बाद तो चलता नहीं. हर्बिसाइड्स यूज करेंगे, वो रीअप्लाई हो जाते हैं, तो इसलिए इसको यूज करने का कोई फायदा नहीं है. हम क्या अज्यूम कर रहे हैं इसमें? हम एक तो ये अज्यूम कर रहे हैं कि इसको रीअप्लाई नहीं किया जा सकता, इसका रेजिड्यू कहीं और से नहीं लाया जा सकता. दूसरा हम ये अप्लाई कर रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ 45 दिन के बाद रीअप्लाई नहीं की जा सकती या इफेक्टिव नहीं रहती तो लोग उसे यूज नहीं करते. दीज आर द काइंड ऑफ अजम्पशंस दैट वी हैव. तो हम अगर इसको इसकी ऑब्जेक्शन रेज करें तो उसके बाद हमें लगेगा कि नहीं नहीं, राय ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले. तो चलिए देखें. ऑप्शन ए, the objection fails to consider that there might be minor quick growing crops that do mature in 45 days or less. नहीं यार, the objection does not fail to consider this. ये in any case बात कर रहे हैं major agricultural crops. हाँ, बाकी कोई होंगी ऐसी माइनर क्रॉप्स, उनका स्कोप तो इन्होंने छोड़ा ही हुआ है, तो आर्ग्यूमेंट अपने आप को उसी तक लिमिट करके बैठा है. सो दिस इज इररेलेवेंट. बी, it fails to identify any alternative method of weed control that could be used instead of the method it rejects. नहीं, but it does identify alternative method as well, no? Synthetic herbicides, तो ये भी नहीं है. It fails to distinguish among the various kinds of synthetic herbicides. irrelevant है. अब वो टाइप्स से क्या, हमें तो ये है कि 45 दिन काम करता है फिर रीयूज किया जा सकता है, तो टाइप्स आर irrelevant to the argument. D, it fails to allow for the possibility of combining the two weed control methods in mentions. हाँ भाई, आप ये 45 दिन तक काम करता है तो पहले 45 दिन तक तो हम इसे यूज कर सकते हैं ना, उसके बाद यू कैन ब्रिंग इन सिंथेटिक हर्बिसाइड्स इफ नीडेड. सो अगर ये पहले 45 दिन के लिए काम में लाया जा सकता है, इफ इट कैन बी यूज्ड फॉर द इनिशियल 45 डेज, तो फिर उस केस में हम ये कैसे बोल सकते हैं कि इट प्लेज नो पार्ट?
In that case, it can play a limited part. So this is definitely an objection. E, it fails to allow for the possibility that plants other than rye handled the same way might have the same effect. अगर यहां पे ये आता कि प्लांट्स अदर देन राई हैंडल द सेम वे माइट हैव डिफरेंट इफेक्ट, और डिफरेंट से भी ज्यादा अच्छा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, तब हो सकता था, तब हम ये बोल सकते थे कि यार फिर सिंथेटिक हर्बिसाइड्स को क्यों प्रमोट कर रहे हो। लेकिन तब भी वो भी उतना अच्छा नहीं रहता, क्योंकि हम यहाँ पे कंक्लूजन क्या दे रहे हैं, राई हैज नो पार्ट इन इफेक्टिव वीड कंट्रोल। हाँ, तो अगर कोई और प्लांट होता जो लॉन्गर लास्टिंग होता तो राई को बोल सकते हैं अच्छा, इट डज नॉट हैव एनी रोल वो तो, बट फिर वो एग्जैक्ट सेम काम तो हमने सिंथेटिक हर्बिसाइड से भी कर दिया, राइट। तो इसलिए ये भी इस आर्ग्यूमेंट में जो है ऑब्जेक्शन, वैलिड ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर पाएगा। सो हमारा बेस्ट आंसर यहां पे होगा ऑप्शन डी। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3. Let's head over to our next question now. So once again, hit pause and evaluate it, answer it, and then we will talk. All right, so I hope you are ready. So let's start. The argument above is flawed in that it ignores the possibility that, तो logical flaw, चलिए देखें. Some people have questioned the judge's objectivity in cases of sex discrimination against women. तो ब्रेक डाउन करते हैं पहले तो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन। तो एक वुमन के अगेंस्ट को डिस्क्रिमिनेट किया गया, लेट्स से जॉब थी, उसे प्रमोट नहीं किया गया सिर्फ इसलिए कि वो वुमन है, तो इट इज अ जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, आपके साथ कुछ गलत हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक औरत है, महिला है। और ऐसे केसेस में कई बार ऐसा होगा, ऐसे इंस्टेंसेस में कि आप कोर्ट में केस आ जाएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर जज है, इसके पास जब ये वाले केसेस आते हैं ना, तो ही इज नॉट वेरी ऑब्जेक्टिव, यानी कि वो सिर्फ तथ्य देख करके निर्णय नहीं दे रहा, उसका वो सब्जेक्टिविटी आ रही है, यानी कि उसके अपने बायसेस उसके जजमेंट में आ रहे हैं। तो जजमेंट इज नॉट प्योरली फैक्ट बेस्ड। आगे देखें, but the record shows that in 60% of such cases the judge has decided in favor of the women. तो let us say कि हम एक जज की बात कर रहे हैं, मिस्टर ए बी। ये एविडेंस ये बोलता है कि मिस्टर ए बी के पास 100 केसेस आए थे दैट इन्वॉल्व्ड सेक्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन, और इस 100 में से आउट ऑफ दिस 100, in 60 of the cases, the decision was such that it favored women. Right? तो majority of such cases में वो तो women के साथ है, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि जज ऑब्जेक्टिव नहीं है? Okay. Now this record demonstrates that the judge has not discriminated against women in cases of sex discrimination against women. तो ये हमने एविडेंस दे दिया और बोला कि यार देखो, अगर ये बायस्ड होता विमेन के, मतलब हिंट ये है कि कुछ लोग बोलते हैं जज जो है ना, इसका एक एंटाई वुमन बायस है, बट ये बंदा बोल रहा है कहां एंटाई वुमन बायस? अगर एंटाई वुमन बायस होता तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में विमेन को कैसे जाता? हाँ, तो अब इसमें ऑप्शंस पे चले। A large number of the judges' cases arose out of allegations of sex discrimination against women. Irrelevant. क्यों? क्या अगर हम बोल रहे हैं 100 केसेस ऐसे आए थे, इट इज अ लार्ज नंबर, तो यानी कि मैं ये मान लूं कि इस जज के पास टोटल लेटर से 170 केसेस थे, आउट ऑफ विच 100 केसेस वेर ऑफ दिस नेचर, और उसमें से 60 को दिया, तो हम कैसे बोल रहे हैं कि जज के पास एंटी वुमन बायस है? तो ये तो इररेलेवेंट हो गया, इस नंबर से फर्क नहीं पड़ता। Many judges find it difficult to be objective in case of sex discrimination against women. ये क्या बोल रहा है यार, बहुत सारे जजेस की ये प्रॉब्लम है, इसकी भी होगी तो होगी, इसमें क्या ही नई बात है। बट देन हमें तो ये प्रूव करना है कि नहीं यार, इस जज का एंटी वुमन बायस है। आप ये दिखा करके नहीं बोल सकते कि इसका बायस नहीं है। सो बी इज इररेलेवेंट। सी, the judge is biased against women defendants or plaintiffs in cases that do not involve sex discrimination. जैसे ये लाइन आई तो ये आउट ऑफ स्कोप हो गया,
हमारे आर्ग्यूमेंट में वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दोज केसेस विच इन्वॉल्व सेक्स डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन. इसकी तो बात ही नहीं हो रही. डी, the majority of the cases of sex discrimination against women that have reached the judges court have been appealed from a lower court. तो बोल रहे इन 100 में से majority मतलब कम से कम 51. हम नंबर ज्यादा ले लेते हैं कि इन आउट ऑफ द 100 80 cases came आफ्टर गेटिंग अपील्ड फ्रॉम द लोअर कोर्ट. के लोअर कोर्ट में फेवरेबल वर्डिक्ट नहीं आया था तो लोग यहां पर आए. इससे भी कोई चीज हमें पता नहीं चल रही कि इस जज का बायस है या नहीं है. ई, the evidence shows that women should have won in more than 60% of the judges cases involving sex discrimination against women. अब ये क्या बोल रहा है, हम यहां मान करके चल रहे थे कि majority is equal to no bias, राइट. 100 में से 60 फेवर में दिए. ई ये बोल रहा है कि यही 100 केसेस, the exact same 100 केसेस, अगर आप इनको किसी दूसरे जज को देते, लेट्स से मिस्टर सीडी को देते, तो इसने 60 में विमेन के फेवर में डिसीजन दिया. हाँ, तो यहां पे दूसरे जजेस 80 केसेस में दे वुड हैव फेवर्ड द विमेन. तो अगर बाकी जजेस 80 में इनके फेवर में होते और ये 60 में ही है, तो ये क्या दिखाता है, अभी भी बायस दिखाता है ना, एंटी वुमन बायस. सो ई डेफिनेटली हेल्प्स अस find out a flaw with this argument, and that is why E should be our answer. And with that, let me take you over to the next question. Here you go. आराम से देखिए, सॉल्व करिए पॉज करके, and then join me and we will talk about it. Shall we? आइए. A serious flaw in the reasoning of the argument is that, मतलब बिल्कुल सीधा साधा straight forward question stem. Let's have a look at the paragraph. Colorless diamonds can command high prices as gemstones. Diamond जो बिल्कुल colorless हो, pure transparent, कोई shade ही नहीं कलर का, हाँ, वो बहुत महंगा बिकता है. ओके, अब a type of less valuable diamonds can be treated to remove all color. तो एक तो डायमंड नेचुरली आपको ऐसा मिला जो कलरलेस है, और एक कुछ डायमंड ऐसे भी हैं जिनमें एक्चुअली कलर है, पर आप किसी प्रोसीजर से उसके अंदर का कलर हटा के उसे कलरलेस बना सकते हैं. हाँ, अब ओनली सफिस्टिकेटेड टेस्ट्स कैन डिस्टिंग्विश सच ट्रीटेड डायमंड्स फ्रॉम नेचुरली कलरलेस वंस. तो आपके पास है नेचुरली कलरलेस डायमंड्स और आपके पास है ट्रीटेड डायमंड्स दैट हैव बीन टर्न्ड इनटू नेचुरली कलरलेस. अब ये दोनों कलरलेस हैं, सेम प्राइस पे आप बेच सकते हैं, बट बंदा बोला ना यार ये नेचुरल वाला था कि टेस्टेड वाला था, ये आप जानना चाहें तो कुछ सोफिस्टिकेटेड टेस्ट्स ही हैं. मतलब सोफिस्टिकेटेड टेस्ट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड, वो हर जगह हो भी नहीं पाएंगे, शायद वो करने में भी बहुत महंगे हों. हाँ, however only 2% of diamonds mined are of the colored type that can be successfully treated, and many of those are of insufficient quality to make the treatment worthwhile. तो ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि पहली चीज, कलरलेस होने से तो ज्यादा प्राइस मिलता है, लेकिन वो सिर्फ कलर इज नॉट दी ओनली फैक्टर दैट अलाउज यू टू गेट अ हाई प्राइस. कोई और भी चीजें होती होंगी, हाँ, जिसको यहां पे हमने सबमिट कर दिया बोल के क्वालिटी. तो अब हमने माइन किए डायमंड्स काफी सारे, उनमें से ओनली 2% ऑफ डायमंड्स माइंड आर ऑफ द कलर्ड टाइप दैट कैन बी सक्सेसफुली ट्रीटेड एंड मेड इनटू कलरलेस डायमंड्स. तो आपके जितने भी डायमंड्स माइन हुए उसमें खाली 2% ही हैं जिनका ट्रीटमेंट किया जा सकता था, और उन 2% में भी से भी मैनी ऑफ दोज, मतलब मैनी अब फिर से एम्बिगुअस टर्म है, बट मैनी बोलने के लिए कम से कम लेटेस्ट से 30-40% तक तो चले जाएंगे, 25-30% तक तो. सो लेट्स कीप इट सिंपल, ऐसे 25%. उनमें भी 25% ऐसे होते हैं कि यार वो ना, उनकी क्वालिटी ऐसी नहीं है कि आप अगर ट्रीट करके कलरलेस बना भी दे तो महंगा प्राइस चार्ज कर पाए, क्योंकि उनकी ओवरऑल क्वालिटी ही अच्छी नहीं है. तो यानी कि ऑन द होल जितने भी डायमंड्स माइन किए जाते हैं उसमें से सिर्फ 1.5% डायमंड्स ऐसे हैं जिनको आप ट्रीटेड कलरलेस डायमंड, इसमें भी सी लगा ही देते हैं, ट्रीटेड कलरलेस डायमंड में कन्वर्ट कर पाए. इससे हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं, श्योरली देयरफॉर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कलरलेस डायमंड सोल्ड बाय ज्वेलर्स आर नेचुरली कलरलेस. तो इससे कंक्लूजन आया
कि आप अगर कोई कलरलेस डायमंड खरीद रहे हैं तो उसकी वास्ट मेजॉरिटी इज 51%, वास्ट लगाते उससे ऊपर जाना पड़ेगा, है ना, सिग्निफिकेंटली ऊपर जाना पड़ेगा, तो लेट अस से 70-80%। सो बेसिकली कंक्लूजन ये है कि जो टोटल नंबर ऑफ कलरलेस डायमंड सोल्ड है उसका 70-80% नेचुरली कलरलेस डायमंड है, कुछ 20-30% ही होगा जो ट्रीटेड होगा। दैट्स इट। किस बेसिस पे बोल रहे हैं? क्योंकि वो ट्रीटेड के लिए खाली 1.5% ही तो बचते हैं। हम यहाँ पे अज्यूम क्या कर रहे हैं? हम बहुत सारी चीजें इस परसेंटेज के बेस पे अज्यूम कर रहे हैं। एक बात बताइए, क्या आपको पता है कि टोटल डायमंड माइन कितने किए जाते हैं? नहीं पता ना, एब्सोल्यूट नंबर। अच्छा, टोटल कलरलेस डायमंड्स कितने होते हैं हमारे पास? नेचुरली कलरलेस डायमंड्स, वो भी नहीं पता। हर साल कितने नेचुरली कलरलेस डायमंड्स बिकते हैं हमें, वो भी नहीं पता। अब एक सिनेरियो देखिए, चलिए ऑप्शन से के साथ काम करते हैं, तो सिनेरियोस तो बहुत प्ले कर सकते हैं हम। ए, a serious flaw in the reasoning of the argument is that comparisons, sorry, this should have been comparisons between the price diamonds command as gemstones and their value for other uses are omitted, immaterial है और इस conclusion के लिए ये चीज irrelevant है। B, information about the rarity of treated diamonds is not combined with information about the rarity of naturally colorless gemstone diamonds। अब ये देखो, हम ये बोल रहे हैं कि हमें इनके बारे में तो कुछ बताया नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, अगर टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स माइंड एवरी ईयर इज 2000, तो कितने डायमंड ऐसे होंगे जिनको ट्रीटेड कलरलेस डायमंड में कन्वर्ट कर पाएंगे? 1.5%। हाउ मच वुड 1.5% बी? बताइए। 30 डायमंड्स, राइट? तो इसमें से 30 डायमंड इस कैटेगरी के हैं। अब सोचो, टोटल नेचुरली कलरलेस डायमंड अगर हर साल लेट अस से 100 बिकते हैं तो 100 में से 30, बट अगर, तो ये तो कंसिस्टेंट हो गया इस आर्ग्यूमेंट के साथ। लेकिन अगर टोटल नेचुरली कलरलेस डायमंड हर साल खाली 40 ही बिकते हैं, तो अब क्या मैं ये बोल सकता हूं कि हर साल अगर हमें ये खाली 40 मिलते हैं और ये 30 भी मिल गए, तो कैन आई से दैट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कलरलेस डायमंड्स आर नेचुरली कलरलेस? नहीं, टोटल 70 में से अब तो 30 हो गया। हाँ, अगर ये इनफैक्ट 20 ही हुआ तो। So unless we know the absolute number of total colorless diamonds and the absolute number of treated colorless diamonds that can be produced in a year, we cannot definitively arrive at this conclusion। और B इस कमी की तरफ इशारा करता है कि यार हमारे पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली ये परसेंटेजेस निकाल सकते हैं हम अप्रोक्सीमेट्स, बट चूंकि वो एब्सोल्यूट्स नहीं है और टोटल कितने कलरलेस डायमंड्स बिकते हैं साल में वो पता नहीं है, तो आप ये बोल नहीं सकते कि ये मेजॉरिटी है कि नहीं है। सो इसको रनिंग में रखते हैं। सी, द पॉसिबिलिटी दैट कलर डायमंड माइट बी यूज्ड एज जेमस्टोन्स इवन विदाउट हैविंग बीन ट्रीटेड इज इग्नोर्ड, इररेलेवेंट। The currently available method for making colorless diamonds from colored one is treated as though it were the only possible method। वो किस मेथड से ट्रीट किया वो फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू इस चीज से डिटरमिन हो रही है कि ट्रीटेड वाला कलरलेस है कि नेचुरल कलरलेस है ना, तो मेथड इज इररेलेवेंट। ई, the difficulty that a customer of a jeweler would have in distinguishing a naturally colorless diamond from related treated one is not taken। नहीं, this is taken into account। ये बता रहा है यार sophisticated टेस्ट है, तो मतलब डिफिकल्ट तो है ही, तो इसे तो इग्नोर वैसे भी आप कर ही नहीं रहे हैं, तो ये भी आप हटा दीजिए। दिस हैज बीन अकोमोडेटेड। सो बेस्ट आंसर फॉर अस हियर इज ऑप्शन बी। सो दैट्स अबाउट logical flaw questions, and that is where we will stop today. If you want to discuss more things with me, you can join me on this Telegram group. You can scan the QR code or search for the group by typing in this handle. It's a public group and I would love to take this discussion further. So before I leave, here is something that I want to leave you with: progress, not perfection. So don't think about or don't lose sleepless nights about getting every single question right. That is not something that we are after. What I want you to rather do is focusing on progress। यार हर रोज मेहनत करें, अपना जो
accuracy rate है उसे बढ़ाते चलें. So if it's 50% right now, let's say in this variety, put in the effort, take it to 60, 70, 80, 90. So that is what we can chase. That is something that we can control. So that is what I will leave you with. So that's it from me. I'll see you in the next one. Until then, stay in touch and keep letting us know how we can best help you. Take care. Enjoy your day.